हेलो मेरे पेरेंट्स गुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रहुआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी, सहेली, बाबू जान सोना सबको कर दीजिए शेयर, सबको बुला लीजिए क्योंकि आ चुकी है आपकी अपनी बायोलॉजी फैकल्टी। क्योंकि देखो अभी हम अपने चैनल निधि मैम साइंस पर होते तो हम ये लाइन बोलते। आ चुकी है आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के बायोलॉजी का धमाकेदार क्लास। बट ये नया चैनल है, आप नए नए मेरे रसगुल्ले हो, पता नहीं हम आपकी अपनी सबसे प्यारी फैकल्टी है या नहीं, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, इतना मेहनत करना है कि आप लोगों को हमसे प्यार हो जाए और आपका दिल भी बेकरार हो जाए मेरी क्लासेस के लिए। बट कोई ना, आज हमारा पहला क्लास है तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, फटाफट से सेशन को दबा करके शेयर करिए। देन हम स्टार्ट करते हैं सुपर डुपर क्लास। 1 घंटे का छोटा सा क्लास होगा लेकिन मजेदार क्लास होगा, मजा आ जाएगा, नई नई चीजें सीख कर जाओगे। सबसे पहली चीज, हम आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ये जान लो। 1-1 मिनट का क्लास बच्चा इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड का क्लास भी छोड़ना मत, बिकॉज हर 1 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में सबसे पहले पढ़ने वाले बायो के इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, क्योंकि 12th का बायो स्टार्ट करने वाले हो तो जब आपको बायो पढ़ाया जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात होगी, जैसे डीएनए, म्यूटेशन, या उपापचय को मेटाबॉलिज्म, या एंडोस्पर्म, या आपका आएगा सेल डिवीजन। ऐसे कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, हिंदी में भी आएगा, हिंदी में भी बच्चा पूछा जाएगा। हिंदी में पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि उत्त परिवर्तन क्या है, डीएनए क्या है, गुणसूत्र क्या है, कोशिका क्या है। और उस वक्त आपके सर में होगा दर्द कि अरे ये सब तो 11th में पढ़े थे लेकिन भूल गए। और हम नहीं चाहते कि आप लोग कुछ भी भूलो, आपको हर एक चीज याद करवा देंगे। कैसे? चुटकी बजाकर। तो आज का क्लास देखो, फिर बताना याद हुआ कि नहीं। तो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स आज पढ़ेंगे। देखो छोटे से क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, बायो में बहुत सारे फुल फॉर्म बच्चा, फुल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म कराएंगे, फुल फॉर्म कराएंगे। ठीक है, उसके बाद बायो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आते हैं। जैसे क्या आएगा, जैसे क्या आएगा मेरे दोस्त? तो आएगा कि भैया ये बताओ आपका एमएमसी का पूरा नाम क्या होगा। आप कहोगे मैम ये कौन सा शब्द है। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? आपके एग्जाम में आएगा कि आरसीएच का पूरा नाम क्या होगा, एसटीडी का पूरा नाम क्या होगा। और उस वक्त आपके सर में दर्द ना हो, इसके लिए हम पहले ही आपको सारा फुल फॉर्म एक जगह पर दे देंगे। फिर आएगा बच्चा इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन से दिन क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस, जनसंख्या दिवस, एड्स दिवस, ये किस दिन मनाया जाएगा ये भी आपको आज ही करवा देंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स। अब जब डेट्स आएगा तो ईयर भी आएगा, किस साल क्या किया गया तो ये भी करवा देंगे हम। इंपॉर्टेंट ईयर, ईयर। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, एक और चीज ऐड कर देना है। क्या? पूरे किताब में, पूरे बायो की किताब में बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम आएगा। वॉटसन एवं क्रेग, ठीक है, होल्डेन एंड ओपेरिन, यूरी, ठीक है, ऐसे कई सारे वैज्ञानिकों का नाम आएगा। और उस वक्त आपके सर में दर्द ना हो, हम पहले ही आपको सारे साइंटिस्ट का नाम बता देंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया। यानी एक छोटा सा 1 घंटे का वीडियो, मात्र 1 घंटे का क्लास होगा, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। लेकिन वादा करते हैं इस 1 घंटे के क्लास में आपको बायो के बच्चा लगभग 20 नंबर कवर। अब कहोगे मैम सच में 20 नंबर कवर? ना हुआ तो कहना भैया, ना हुआ तो कहना, 20 नंबर कवर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप नीट की तैयारी करने वाले हो, अगर आप नीट के बारे में सोच रहे हो, नीट का सपना देख रहे हैं, तो जाकर के नीट का पेपर उठाना और जरा देखना इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इन पर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आता है। आपका तैयार हो गया। पहला क्लास आपका बोर्ड में 20 नंबर भी तैयार करेगा, पहला क्लास नीट के लिए भी आपको प्रिपेयर कर देगा। तो ये तो कहते हैं ना, ये तो शुरुआत है। अब एक बच्चा बस शायरी लिख रहा है तो सिर्फ यही बोलेंगे, अभी तो जमी पर उतरे हैं, आगे आसमां में भी उड़ेंगे।
अभी तो जमी पे उतरे हैं, अभी तो परिश्रम बैच में आए हैं। आगे देखना यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके हर बैचेस में आपको निधि मैम मिलेंगी, तो उसी पर एक छोटा सा लाइन बोलेंगे कि अभी तो जमी पर उतरे, आगे आसमां में उड़ेंगे। और इतना मेहनत करना है कि यूपी बोर्ड का हर बच्चा सिर्फ यही बोले कि बायो तो हम निधि मैम से पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, शायरी सुनाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, हंसकर मुस्कुराकर आप पढ़िए, आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बायो के इंपॉर्टेंट टर्म्स पर आते हैं और आपके सामने आ चुका हमारा पहला टर्म डीएनए। तो मेरे दोस्त डीएनए क्या है? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आना चाहिए डीएनए क्या है। अब देखो, हम चाहते हैं तो हम बहुत लोगों का वीडियो देखें जो पहला क्लास में क्या पढ़ाए हैं। पहले क्लास में बहुत सारे टीचर पढ़ाए हैं आपको बायोलॉजी क्या है। अरे नालायक, 12 में आ गए और 12 में आकर अगर आप ये पूछ रहे हो कि बायोलॉजी क्या है, तो ये तो बहुत बेकार चीज है ना। इसका मतलब आप 12 के स्टूडेंट नहीं हो, आप कक्षा 2 के छात्रा हो। जाके 2 में जाओ और मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो। लेकिन अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपको पता है बायोलॉजी का मतलब। देखो, सबसे पहली चीज, इसको बायोलॉजी बोलते ही नहीं है, इसको बायोलॉजी नहीं बोलते। अगर आप बायोलॉजी बोल रहे तो आप बच्चा एडवांस स्टूडेंट नहीं हो, आप नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हो। अगर एक एडवांस स्टूडेंट बोलेगा बायोलॉजी, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है मेरे दोस्त बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। तो पहला चीज बोलना सीखिए कि मेरे साथ बोलिए, व्हाट इज दिस? बायोलॉजी। क्या है ये? बायोलॉजी। अब सवाल, बायोलॉजी क्या है? तो मेरे दोस्त, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म। क्या होगा? विज्ञान, हम गलत बोल रहे हैं जी। विज्ञान की वह शाखा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आपको समझना होगा, है ना। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, एवं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है ना। ये आपको याद रखना है, ये बच्चा आपको याद रखना है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये आपका पहला चीज, जीव विज्ञान। से आपके फादर है भैया, सबको कोई ना कोई भैया लाया है धरती पर ना। आपके फादर है, आपकी मदर है कि नहीं? उसी तरीके से बायो के भी फादर होते हैं, उसी तरीके से बायो के भी क्या मिलेंगे? फादर मिलेंगे। और बायो के फादर को क्या कहा जाता है? बायो का फादर कौन बताएगा? जरा देखते हैं, चलो जल्दी से, है ना। कक्षा 9वीं 10वीं का सवाल है, हर बच्चे का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल शंभुनाथ जी, अगर आप मैथ के होकर आपका बायो में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप पढ़िए, हम काहे लिए भगाएंगे जी, है ना। पढ़िए। आप लोग बताइए, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? ठीक है, कौन बताएगा? जल्दी बताइए, बायोलॉजी के फादर कौन है? कोई बताने वाला ना? अरस्तु। किसने सबसे पहले बताया? प्रेरणा सक्सेना ने। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम नाम लेने वाले हैं हर एक बच्चे का, जिसका कमेंट प्यारा आएगा, जो सही लिखेगा। ठीक है, तो याद रखना, बायोलॉजी के फादर का नाम है अरस्तु। अरस्तु, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हैं एरिस्टोटल। हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, अंग्रेजी में एरिस्टोटल लिखते हैं। तो ये पहला चीज है। अब देखो, आप जो हम डेफिनेशन इतना बड़ा लिखे हैं ना, इतना बड़ा डेफिनेशन लिखे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु एवं पेड़ पौधे या सजीवों का अध्ययन करते हैं, हमारा क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो मेरे दोस्त, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? पहला है बायो और दूसरे शब्द का नाम है लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव, यानी जो जिंदा है। याद रखना, बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडीज यानी अध्ययन, तो सिंपल सा
सिंपल सा आपका डेफिनेशन बनेगा, सजीव का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी या बायोलॉजी कहलाएगा। हो गया कंप्लीट, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब आगे की तरफ बढ़ो। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना था, बायो प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडीज, इसको आप लोगस भी लिखते हैं, बहुत सारे टीचर्स इसको लोगस लिख देते हैं, है ना। तो बायो प्लस लोगस यानी सजीवों का अध्ययन। बायो को आगे चलकर दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। बायो को हम आगे चलकर क्या करेंगे? अभी तक में टेंथ में क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एक ही में पढ़ रहे थे, इसको साइंस कहते हैं, ठीक है। साइंस में क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जब आप 11th में आए तो आपको पता चला कि बायो तो बायो में दो चीजें, ज़ूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, याद रखना, ज़ूलॉजी और बॉटनी। बहुत सारे लोग बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है, तो जूलॉजी भी बोल सकते हो, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही होगा ज़ूलॉजी। क्या? ज़ूलॉजी। तो मेरे दोस्त, आपका बायो क्या होगा? दो शाखाओं में बटा होता है। बायो क्या होता है? दो शाखाओं में बटा होता, सॉरी दो शाखा कह रहे हैं, हाँ, दो शाखा में बटा होता है। एक होता है ज़ूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, ज़ूलॉजी जो हमारा है यानी जूलॉजी जो है, इसके भी फादर है, उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु। और बॉटनी के भी फादर है कौन? थ्रियोफेस्टस, है ना। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, थ्रियोफेस्टस और आपका ज़ूलॉजी के फादर अरस्तु। अब सवाल है, मैम किसी को भी फादर बना सकते हैं, तो आप काहे नहीं बन गई? हम नहीं बन सकते, नालायक, है ना। उसमें एगो लिख रहा है कि हाँ मैं फादर, नालायक कहीं के। अगर मिल जाते ना, तुम इतना मारते, तुम ग्रैंड फादर बन जाते, ठीक है। तो फादर तुम नहीं हो, इसीलिए हमारा बायो बचा रह गया। अगर आप फादर होते तो जिंदगी में बायो के कोई टीचर ही नहीं बन पाते, क्योंकि आप बायो का सत्यानाश करके रख दिए होते। इसीलिए जो बच्चा लिख रहा है आई एम फादर, नॉट, यू आर नॉट फादर, यू आर ग्रैंड फादर इन, पाई जाएंगे इन मेंटल हॉस्पिटल। मेरा अंग्रेजी थोड़ा सा टाइट है, तो आप लोगों को अंग्रेजी, हमको आप अंग्रेजी सिखाइएगा, हम आपको बायो सिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ याद रखना, जूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। सवाल है ये क्यों है? सवाल है ये क्यों है मैम? ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप बताओ, हम बताते हैं क्यों है। बिकॉज इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। उस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, ये इनके किताब का नाम था। और इस किताब में इन्होंने 500 से ज्यादा जानवरों के बारे में, जंतुओं के बारे में बताया, इसीलिए इनको कहा गया यही है फादर, यही है हमारे ज़ूलॉजी के फादर। उमेश शर्मा बच्चा नहीं आएंगे, हम आपको मिलने वाले हैं, है ना। निधि मैम रोते हुए एक दिन दिखेंगे आपको, 10 दिन आपको दिखेंगे हंसते हुए और लोगों को रुलाते हुए, ठीक है। तो भैया कुछ भी उल्टा से लिखने से पहले 10 बार सोचना। अब समय जा चुका है मेरे रोने का। अब जिसको हमसे प्रॉब्लम है वो बैठकर रोएगा, तो अपने पास रुमाल रखे रहिएगा आंसू पोंछने के लिए। निधि मैम आ चुकी है फुल मूड में, फुल एटीट्यूड में। तो अगर पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है जय सिया राम। बाकी हम आपको यहीं पर मिलेंगे। लोग जलते रहेंगे आग की तरह, आपकी निधि मैम खिलती रहेंगी गुलाब की तरह। बिकॉज 2-3 लोग नेगेटिव होंगे, लेकिन 400 बच्चे पॉजिटिव है मेरे लिए, और हमको इनके लिए पढ़ाना है, ठीक है। ध्यान से, निधि मैम मेरा नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को साइड करते हैं। यहाँ पर याद रखना, ज़ूलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक किताब लिखा था, जिसमें 500 से ज्यादा जानवरों के बारे में बताया था। उसी तरीके से आपका सवाल होगा कि बॉटनी के फादर थ्रियोफ्रेस्टस को क्यों कह रहे? भैया इन्होंने ऐसा क्या कर लिया, तो मेरे दोस्त इन्होंने भी एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनकी किताब का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये आपको याद रखना है ना। ये आपको याद रखना है। ज़ूलॉजी के फादर अरस्तु, इनके पिता का जूलॉजी के फादर अरस्तु, और इनकी किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। बॉटनी के फादर थ्रियोफ्रेस्टस, इनके किताब का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बहुत ही बेसिक है, इसको बेसिक नहीं कहते, इसको बहुत ही बेसिक कहते हैं, बहुत बेसिक।
ठीक है, एकदम नील बटा सन्नाटे वाले बच्चों के लिए ये चीज है। अब आप थोड़े से पढ़े लिखे बच्चे हो, क्योंकि आप लोग योगेश सर से पढ़े हो, ठीक है, तो यानी आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, और स्मार्ट बच्चों को ये सारी चीजें पहले से पता है। तो कुछ एडवांस लेवल में चलते हैं, और आपका जो पहला सवाल पूछा था ना डीएनए, आइए इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना है? कोशिकाओं से। ये हर बच्चे को पता है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका को क्या कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिका के मध्य में होता है केंद्रक। ये देखो, जैसे अगर मान लो थोड़े देर के लिए हमको मिस्त्री समझो, शकल हमारा मिस्त्री वाला है, हमको पता है, ठीक है, तो तन्नी देर के लिए हमको मिस्त्री समझ लो, ठीक है, मिस्त्री जानते हो जो घर बनाता है। अब हम मिस्त्री का काम करेंगे, हमको तुम लोग हमको बुलाए कि मैडम जी हमारा घर बना दीजिए, हम कहे ठीक है, तो बताओ हम घर कौन चीज से बनाएंगे? ईटा से। घर बनाने के लिए बहुत चीज चाहिए, ईटा, सीमेंट, गिट्टी, बालू, पुटी, चूना, ये सब चाहिए, लेकिन सबसे मेन क्या चाहिए? ईटा। जब हम ईटा को आपस में जोड़ेंगे, देखो ये एक ईटा है, फिर एक ईटा को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? दीवार। दीवारों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमरा। कमरे को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमारा एक तल्ला, दो तल्ला ये बनेगा, और एक तल्ला दो तल्ला को जोड़ देंगे तो हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। सबसे पहले याद रखना, ईट बना, ईट आगे चलकर दीवार बनाया, दीवार आगे चल करके कमरा बनाया, कमरा आगे चल करके फ्लोर बनाया, और फ्लोर आगे चल करके घर बनाया। इस तरीके से बना। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर भी है, इसी तरीके से हमारा शरीर भी है। कैसा शरीर? तो देखो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनेगा, ऊतक मिलेगा तो अंग बनेगा, अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र मिलेगा तो क्या होगा? शरीर का निर्माण होगा। किसका? शरीर का निर्माण होगा। क्या बोला हमने? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, और अंगतंत्र से क्या बनेगा? शरीर बनेगा। क्या बनेगा? शरीर बनेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो, यहां तक आपको हमारा बात समझ में आया? यस मैम, थैंक यू सो मच अंजलि, बहुत बढ़िया। फुन्नू को समझ में आ गया, देसी छोरा। अरे पढ़ लो पढ़ लो, बाद में तुम लोग बतिया लेना, लास्ट में हम खुद बतियाएंगे, है ना। निधि मैम बोलने के लिए बदनाम है कि बहुत बोलती हैं, लास्ट में हम दोनों लोग मिलकर बतियाया जाएगा खूब। अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में पढ़ेंगे और लास्ट में बच्चा हम लोग परोगा गाएंगे, और घर में क्या बना है खाने में, कब हमको तुम लोग अपने घर बुला रहे हो, ऐसी वैसी बातें हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो हमारा पहला सवाल यही था डीएनए। तो देखो कोशिका हमने इसीलिए पढ़ाया कि हमारा जो कोशिका होता है ना, कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है। कोशिका के मध्य में केंद्रक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। आप कहोगे मैम यहाँ पे आप फंस गई, है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा था, लेकिन इन्होंने जीवित कोशिका नहीं खोजा, इन्होंने मृत कोशिका को खोजा। किसको खोजा? याद रखना, इन्होंने मृत कोशिका को खोजा। ये हमारी कोशिका है। कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जिस कोशिका को खोजा गया था वो मरा हुआ था। कैसा था? मरा हुआ। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था। यहाँ पे लिख दोगे साइड में, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप 12th के बाद कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले हो तो आपका वो भी तैयार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। फिर आगे चलकर हमारा क्या हुआ? एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एवी लुवेन हुक। एवी लुवेन हुक, इन्होंने क्या किया?
जीवित कोशिका को खोजा। इन्होंने किसे खोजा? जीवित कोशिका को खोजा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे पहले, ठीक है, 1665 में। मेरे दोस्त याद रखना, कब किया? 1665 में किया। लेकिन इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। इनके द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। बाद में चलकर एवी लुवेन हुक आए, जिन्होंने जीवित कोशिका को खोजा था। किसको खोजा था? जीवित कोशिका को खोजा था। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है। अब आ जाओ, अब आगे की तरफ आएंगे। ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा कोशिका हो गया। कोशिका जैसे हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करता है? दिमाग, है ना। हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो आप कहोगे ब्रेन। ब्रेन का काम क्या है? शरीर को कंट्रोल करना, है ना। एवी का पूरा नाम एंटोनी वॉन, एवी का पूरा नाम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, है ना। ये भी बता देते भैया, तुम बहुत बेसिक बच्चे हो जी, तुम लोग को बहुत ही ज्यादा बेसिक नॉलेज की जरूरत है। चलो कोनो बात नहीं। एवी का पूरा नाम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने क्या किया था मेरे दोस्तों? याद रखना, जिन्होंने खोजा था। किसको खोजा था? किसको खोजा था? जीवित कोशिका को, ठीक है। ठीक है मैम, पहले पता चलता कि आप पढ़ाएंगे तो बायो लिए होते। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बायो नहीं लिए हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब पछताए का होवे जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। चलिए कोनो बात नहीं। कोशिका के मध्य में होता है केंद्रक, और यही जैसे हमारे पूरे शरीर को दिमाग कंट्रोल करता है, उसी तरीके से पूरी कोशिका को केंद्रक कंट्रोल करता है। पूरी कोशिका को कौन कंट्रोल करेगा? केंद्रक कंट्रोल करेगा। अब केंद्रक के अंदर झांको, ठीक है। केंद्रक के अंदर क्या करना है? आपको झांकना है, मतलब देखो, देखने पर क्या मिलेगा। हमने केंद्रक के अंदर झांका तो अंदर हमको धागे जैसी संरचना मिली, है ना। इस धागे जैसी संरचना को कहते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन बच्चा आगे चल करके बदल जाता है गुणसूत्र में। कोशिका विभाजन के वक्त किसमें बदल जाएगा? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में, यानी क्रोमोसोम में। ये आपको याद रखना है। अब देखो, एक इंसान की बात करें, ठीक है, एक अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के भी केंद्रक में क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम मिलेगा, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? 46 यानी 46, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? याद रखना 46 होता है। अगर हम चाहें तो इसको जोड़ियों में लिख सकते हैं, 23 जोड़ी। क्या लिखेंगे? 23 जोड़ी। याद रखना, मनुष्य के शरीर में कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका के मध्य में केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या मिलेगा? गुणसूत्र मिलेगा। गुणसूत्रों की संख्या, चाहे आप हो, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ फूफा, तुम दुनिया में किसी भी आदमी को पकड़ लो, कलुआ कलुई, केहू को दबोचो, केहू को पकड़ो, उन सब की कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र मिलेगा। अगर 46 से कम या 46 से ज्यादा होगा तो उसको बच्चा कहते हैं विकार। अगर गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन किसी के शरीर में हो जाएगा तो उसका शरीर बाकी लोगों से अलग दिखाई देगा। बाकी लोगों से क्या दिखाई देगा? अलग दिखाई देगा, जिसको हम कहते हैं, इस विकार को कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्र की संख्या या आकृति में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? गुणसूत्रीय विकार कहा जाएगा, जो हम आपको चैप्टर 5 में पढ़ाएंगे। तो डोंट वरी, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में कितना? 46 गुणसूत्र है। अब देखो, ये गुणसूत्र बच्चे दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सुंदरम यादव बच्चा, अगर हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो मेरे क्लास में आप क्या कर रहे हो? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जाओ कहीं और पढ़ लो, है ना। हम जबरदस्ती किसी का हाथ पकड़ के नहीं पढ़ा रहे। देखो, हम चाहते हैं मेरे भाई बहन पढ़े। जिसको भी दिक्कत हो रहा है क्लासेस में, प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। जा करके कुछ और पढ़ लो। और वरना आप लोग जिसको समझ में आ रहा है, देखो मेरे भाई बहन बैठ के पढ़ रहे हैं। सब सोच रहे हैं ना कि पहले वाले टीचर लोग हैं, जो आप लोग बुराई करोगे तो छोड़ दिया जाएगा। निधि मैम केहू को छोड़ती नहीं है ना। तारीफ करने वाले बच्चों के साथ खड़ी होती है, बुराई करने वाले बच्चों को ब्लॉक करती है। पहला दिन है, किसी को ब्लॉक नहीं कर रहे, है ना। वरना निधि मैम साइंस पर आकर देखना, निधि मैम साइंस हमारा चैनल है, उस पर आकर देखना, है ना। एक दिन में 50-40 बच्चों को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो आज बच रहा, आज पहला दिन है। चलो, मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र यानी जोड़ियों में बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है।
ठीक है, जूता खरीदने जाते हो तो एक जूता नहीं मांगोगे। अगर आप जूता खरीदने जाओगे बच्चा तो एक जूता नहीं खरीदोगे, आप क्या कहोगे, एक जोड़ी जूता। ठीक है, तभी तो दोनों पैर में पहनोगे। याद रखना, जब आप जूता खरीदने जाओगे तो आप बच्चा एक जोड़ी जूता लोगे। ठीक है, कितना, एक जोड़ी जूता लोगे। वही चीज आपको याद रखना है कि जब आप गुणसूत्र देखोगे तो ये जोड़ियों में रहेंगे, जोड़ी बनाकर, इसीलिए इनको 23 जोड़ी लिखेंगे। अब बताते हैं कि ये 46 गुणसूत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है समजात गुणसूत्र। निधि मैम पीडीएफ से नहीं पढ़ाती है, ठीक है। बहुत सारे आप लोग को बायो के टीचर मिलेंगे जो पीडीएफ लेकर आएंगे, पीडीएफ छपवा के चले जाएंगे। आप हमसे पढ़ना, हम पूरा लिख लिख कर पढ़ाएंगे, तुम लोगों के सामने एक एक चीज लिखेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो गुणसूत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है समजात गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ठीक है, समजात गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। याद रखना, समजात गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। अगर हम चाहें तो इसको जोड़ियों में लिखेंगे 22 जोड़ी। कितना, 22 जोड़ी। और लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 2। कितना, 2 जोड़ियों में लिखेंगे 1 जोड़ी। अब देखो इन दोनों के बारे में समझो। समजात गुणसूत्र मतलब ऐसे गुणसूत्र जो आपके शरीर का निर्माण करेंगे। ठीक है, समजात गुणसूत्र का मतलब होता है ऐसे गुणसूत्र जो आपके नाक, जब बच्चा पैदा होता है तो आप कभी सोचते हो, कि उसका हाथ, नाक, कान, मुंह कैसे बन जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाक यहाँ क्यों रहता है, यहाँ काहे नहीं होता है। आंख बच्चा ऊपर काहे होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है। होठवा जो नीचे है वो ऊपर क्यों नहीं होता है। कभी आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि कान जो है, जो यहाँ पर है, हमारे पैरवा में कनवा काहे नहीं है। या फिर जो कभी कभी मम्मी गुस्सा में बोल देती है ना कि अपना पैर ऊपर कर लो, सर नीचे कर लो, तुमको सब काम आ जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, पैर हमेशा नीचे ही क्यों होता है, सर हमेशा ऊपर ही क्यों होता है। ऐसा अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा, है ना, अक्सर आता होगा। लेकिन मेरे दोस्त, उस सवाल का जवाब है समजात गुणसूत्र। ये वही गुणसूत्र है जो आपके कायिक संरचना यानी शरीर का निर्माण करेंगे। आंख कहाँ होगा, नाक कहाँ होगा, कान कहाँ होगा, मुंह कहाँ होगा, ये सारी चीजें कौन बताता है, कौन बनाता है, समजात गुणसूत्र। और ये लड़का और लड़की दोनों में सेम होता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि लड़का के पास 2 आंख है, लड़की के पास 3 आंख हो जाएगा। ऐसा नहीं ना होगा, ऐसा नहीं ना होगा। ठीक है, लड़का के पास भी 2 आंख होता है, लड़की के पास भी 2 आंख होता है। हम लोगों के पास इक्वल होता है। रीजन है समजात गुणसूत्र, ये लड़का और लड़की दोनों में समान होता है ना। ये लड़का और लड़की दोनों में क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब हम बढ़ते लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र का मतलब जो लिंग का निर्धारण करेगा, जो ये बताएगा कैसे हम पहचान लेते हैं लड़का है लड़की है, इसके वजह से। ठीक है, ये एक जोड़ी गुणसूत्र लड़का और लड़की दोनों में अलग होता है। तुम बताओ लड़कों का लिंग गुणसूत्र क्या होगा, कौन बता सकता है। देखो ये एक जोड़ी जो गुणसूत्र है, ठीक है, संख्या में 2, ये लड़का और लड़की दोनों में आपको अलग मिलेगा। क्या कोई ऐसा बच्चा जो बता सके लड़की का लिंग गुणसूत्र क्या होगा, नर का लिंग गुणसूत्र क्या होगा, कौन बताएगा। जैसे उस टाइम प्रेरणा पहले जवाब दी थी, देखते हैं इस बार कौन बताता है। इस बार सबसे पहला जवाब कौन देगा, नर का लिंग गुणसूत्र क्या कहलाएगा। ठीक है, अंजलि बच्चा वो बहुत जल्दी पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी। ठीक है, आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिलने वाले योगेश सर, हमारे परिश्रम बैच में योगेश सर पढ़ा रहे, तो आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रेरणा का ही जवाब आया, बॉयज में XY। अरे लड़का लोग, तुम लोग बस हमारा बुराई करने में रह जाओगे। देखो प्रेरणा चुपचाप से अपने हर सवाल का जवाब दे रही है। लड़का का लिंग गुणसूत्र होता है XY। क्या होता है, XY होता है। अब बताओ लड़की का, चलो लड़की का बताओ, लड़की का बताओ, लड़की का लिंग गुणसूत्र क्या होगा। लिंग गुणसूत्र लड़के और लड़की दोनों में अलग मिलेगा। पहली चीज याद रखना, एक बार लाइक कर दो तो जरा, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज क्लास को लाइक कर दो, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। लाइक की संख्या में कमी मत करो, है ना, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। कितना लाइक हो चुका है, 345। वाह बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन फिर भी कुछ कंजूस लाइक नहीं किए हैं, कंजूसी छोड़ करके लाइक का बटन दबा दीजिए, है ना, कंजूसी छोड़ करके लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, ठीक है, सभी का लाइक का बटन दब चुका है, बहुत बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तुम लोगों का हम देखते चल रहे हैं कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। ठीक
है। तो मेरे दोस्त, नर में हमने बोला XY और लड़की में हो जाएगा डबल X। ठीक है, लड़की का लिंग गुणसूत्र होता है डबल X। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब हर बच्चे का आ गया, मादा में डबल X। ठीक है, ये पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करेगा और ये लिंग का निर्माण करेगा। ये क्या करता है? लिंग का निर्माण करता है। इससे ही हमारे मेल और फीमेल की पहचान होती है, ये भी आपको याद रखना है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा, आप कहोगे मैम आप बार बार डीएनए की जगह ये अलग अलग टॉपिक पर क्यों जा रही? तो हम चाहते हैं तो बाकी टीचर्स की तरह बोल देते डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये माता पिता के लक्षणों को संतान में लाता है। लेकिन आप किससे पढ़ो? निधि मैम से। निधि मैम बच्चा एकदम घुस घुस कर पढ़ाएंगी, आपको एकदम जीरो से पढ़ाएंगी। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है वो मेरी क्लास में आएगा, बहुत कुछ पढ़कर जाएगा। टॉपर्स को पढ़ाने वाले बाकी टीचर्स हैं, जो हमारे एवरेज बच्चे हैं उनके लिए हम खड़े हैं कि हम एकदम जीरो से बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। तो डायरेक्ट डीएनए नहीं पढ़ाएंगे, डीएनए के अंदर घुस कर पढ़ाएंगे, है ना, डीएनए के अंदर घुस कर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस 10 मिनट दे दो, क्लास चल रहा है, बस खत्म होते ही। ठीक है, तो अभी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड आई है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड आ चुकी है हमसे मिलने के लिए, तुम लोगों को मिलवाएंगे लास्ट में। ठीक है, लेकिन अभी क्लासेस में बने रहिए। तो हम कहाँ पर थे? गुणसूत्र पर थे। मेरे दोस्त याद रखना, हमने कहा हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र यानी संख्या में 44 गुणसूत्र है, यानी संख्या में 44 क्रोमोसोम पाए, सॉरी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, 44 गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र कहते हैं और 2 गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र क्या करता है? शरीर का निर्माण करता है, और लिंग गुणसूत्र क्या करता है बच्चा? लिंग का निर्माण करता है। उसके बाद याद रखना, गुणसूत्र 2 चीजों से मिलकर बना है। गुणसूत्र देखो ऐसा होता है, एक्स के आकार का, एक्स के आकार का, लेकिन ये 2 चीजों से मिलकर बना है। किस किस चीज से? पहला डीएनए से और दूसरा प्रोटीन से। प्रोटीन कौन सा? प्रोटीन का नाम याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन। चैप्टर नंबर 8 में 6 में डिटेल में पढ़ाएंगे। डीएनए पैकेजिंग नामक एक आपका टॉपिक है, उसमें हम आपको ये चीज डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारा गुणसूत्र 2 चीजों से मिलकर बना है, डीएनए से और प्रोटीन से। प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोटीन है, एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करेगा? याद रखना, ये आपका गुणसूत्र का निर्माण करने का काम करता है। अब देखो, अब हम आ चुके डीएनए पर। अब इसको स्टार्ट कर सकते हैं, किसको? डीएनए। डीएनए, अब देखो ध्यान से, डीएनए के बारे में हम आ चुके। डीएनए का पूरा नाम सबसे पहले याद रखना है, डी फॉर डीऑक्सी। डी फॉर, अरे कहां गया? ठीक है, डी फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम आ रहा है, पहला चीज याद रखना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका डीएनए का पूरा नाम है। मैम 1 डाउट है प्रिया, बच्चा लास्ट में डाउट भी, लास्ट में सबका डाउट सुनेंगे, पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, बस अभी मेरा बात सुन लो प्लीज प्लीज। ठीक है, आइए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? जैसे निधि नाम का मतलब, मेरे नाम का मतलब क्या होता है? धन दौलत, पैसा। ठीक है, पैसा, तो ये निधि नाम का मतलब है। ठीक है, हम जहां रहते हैं ना वहां पे धन दौलत बहुत रहता है, पैसा बहुत रहता है, लेकिन मेरे पास ही नहीं है। पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किए हैं, है ना, मेरे साथ अपोजिट हो गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर भी इसके नाम का कुछ मतलब है। क्या मतलब है? तो देखो, डीएनए में, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। डीएनए का जो धागा होता है ना, डीएनए के धागा को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के धागा को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए का धागा का नाम है। कोई पूछे डीएनए के धागा का क्या नाम होता है, तो याद रखना, डीएनए के धागा का नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किन चीजों से मिलकर बनता है? 3 चीजों से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो 3 चीजें क्या है? ठीक है, वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? तो पहला मेरे दोस्त होता है, उसको कहते हैं सुगर, सुगर। दूसरा चीज कहलाता है एन नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। और तीसरा चीज कहलाता है फॉस्फेट। चाय बनाए हो?
ठीक है, सीधा जाके लेफ्ट जा, लेफ्ट जाकर चाय बना, चाय बना तो सबको पिला। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग एक टाइम पर हुआ था, तो बस याद रखना है। ठीक है, चाय बनाना, चाय किस चीज से बनाते हो? जितने भी मम्मी पापा देख रहे हैं ध्यान से देखिए, आपका बच्चा बच्ची अच्छे जगह पढ़ रहा है, हम चाय बनाना भी सिखाएंगे। सबसे पहले गैस जलाओ, गैस जलाकर पतीला रखो, पतीला में पानी डालो, पानी में चीनी चायपत्ती डालो, चीनी चायपत्ती डालकर खौलाओ, फिर दूध डालो, फिर अदरक कूट के डाल दो, चाय बनकर तैयार हो गया। मम्मी को पिलाओ और मम्मी को खुश कर दो। ठीक है, तो चाय बनाने के लिए चीनी चायपत्ती दूध चाहिए ना, उसी तरीके से डीएनए बनाने के लिए हमको 3 चीज चाहिए, शुगर चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए और फॉस्फेट चाहिए। क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए मेरे दोस्त? याद रखना, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, और फॉस्फेट। अब आगे देखो, अब आगे देखो, शुगर कौन सा चाहिए? डीएनए में कौन सा शुगर होता है? जैसे हम जैसे गरीबों के घर में सफेद का चीनी होता है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे आओगे ना, हम अभी पिछली कुछ कल परसों कल एयरपोर्ट पे आए थे, तो कल एयरपोर्ट पे हमने पहली बार जिंदगी में कॉफी खरीदा। आपको पता उस कॉफी का दाम था 400 रुपए। एक एक घूट चाय नहीं छोड़े, एक पूरा का पूरा कॉफी चाट कर पिए। 400 रुपया बर्बाद किए हैं जी, 5 रुपए के कॉफी का 400 रुपया। लेकिन कोई बात नहीं, जब हमने कॉफी पिया तो हमको शुगर मिला, हमने शुगर फाड़ा तो वहां पे ब्राउन शुगर था, जो अमीरों के पास होता है। हम लोग क्या सफेद का चीनी होता है, जिसमें चीटी भैया रेंगती रहती है। तो याद रखना, उसी तरीके से डीएनए में भी एक स्पेशल शुगर होता है। डीएनए में भी क्या होता है? एक स्पेशल शुगर होता है। उस शुगर का नाम है डीऑक्सी शुगर। क्या नाम है? उस शुगर का नाम है मेरे दोस्त, क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो शुगर। डीऑक्सी राइबो शुगर हिंदी में लिखते हैं, वरना हमारे बच्चा लोग गुस्सा करने लगेंगे। मैडम जी हिंदी में पढ़ाइए। डीऑक्सी राइबो शर्करा, ये हमारे क्या शुगर का नाम है, जो डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस का। अब बात करते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? तो डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। चैप्टर नंबर 6 डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी केवल समझा रहे हैं, है ना, अभी आपको समझा रहे। ठीक है, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ए फॉर एडीनीन, ठीक है, टी फॉर थायामीन, ठीक है, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनीन। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखोगे? डीएनए में 4 तरह का नाइट्रोजन बेस होता है, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। फॉस्फेट का सूत्र सबको पता है, PO4-। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फॉस्फेट का सूत्र होता है, जो डीएनए में पाया जाता है। अब कुछ चीजें डीएनए के बारे में बता दे। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। सवाल है, डीऑक्सीराइबो समझ में आ गया, क्योंकि इसमें शुगर कौन सा है? इसमें शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबो शर्करा, इसीलिए इसका डी का मतलब क्या होता है? डीऑक्सीराइबो। लेकिन सवाल है, मैम इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्रक। न्यूक्लिक का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? केंद्रक। अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल में पाया जाता है तो कहते हैं ना, ये पागल है, पागल खाना में पाया जाता है। और इस तरह से हमारा न्यूक्लिक क्यों कहा जा रहा? क्योंकि ये डीएनए केंद्रक के अंदर है। डीएनए कहाँ है मेरे दोस्त? डीएनए कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? मैम अपने चैनल पर नहीं पढ़ाएंगे, आज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सब चलता रहेगा बेटा, हम अपना चैनल नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब हम यूपी बोर्ड में पहली बार आए बच्चे ने, तो भैया बच्चे हमको पसंद ही नहीं करते हैं। आप लोग हमें पसंद नहीं करते हो। निधि मैम साइंस मेरा जो चैनल है, वहां के बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। चलाएंगे जी, मेरे चैनल पे क्लास चलेगा। तुम लोग ही हमसे सच्चा प्यार करते हो, इन लोगों को तो हमसे प्यार ही नहीं है। कोई बात नहीं, फिर भी मेहनत करेंगे, एक ना एक दिन तुम लोगों का नफरत प्यार में बदल देंगे। बट यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। हमने क्या बोला था? डीएनए में पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीऑक्सीराइबो इसकी शर्करा का नाम है। न्यूक्लिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और अगला है एसिड। ये एसिड मतलब ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, 1 मिनट बच्चा।
ठीक है, आगे 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 कोई भागना मत, निधि मैम इज हियर, ठीक है। तो मेरे दोस्त हमने क्या बोला, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें शुगर का नाम होता है डीऑक्सीराइबोशर्करा। ये केंद्रक में पाया जाता है और इसको एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, इसीलिए ये एसिड कहलाता है। एक और चीज याद रखना डीएनए के बारे में, एक और चीज बच्चा याद रखना, क्या क्या, पहला चीज डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। दूसरा चीज यह अम्लीय प्रकृति का होता है यानी एसिड होता है। और तीसरा, इस पर आवेश कैसा होगा, इस पर आवेश कैसा होगा, नेगेटिव। क्या याद रखना, इस पर आवेश कैसा होगा, तो आपका जवाब होगा नेगेटिव। कैसा, नेगेटिव यानी निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों लिख रहे भैया, अंग्रेजी लिखेंगे तुम लोग चिल्लाने लगोगे ना। ऋणात्मक, 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 ऋणात्मक आवेशित होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में इतना चीज याद रखना है, ये बेसिक है। डीएनए बहुत बार आएगा तो आपको तैयार रखना है। डीएनए ही है जो माता पिता से संतान में जाता है। कई बार जैसे ही अभी हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में किसी को अगर बच्चा हुआ रहता है तो आप देखना, जैसे ही बच्चा माँ के गोद में आता है तो रिश्तेदार लोग क्या कहते हैं, अरे एक अखिया तो एक माई पे गईल है, अरे एक नकिया तो एक बाऊ पे गईल है, लोग ऐसे बोल देते हैं ना जी। जैसे ही कोई बच्चा आता है, अगर बच्चा गलती से काला निकल गया तो कह देते हैं ना, अरे अपने बाऊ के नियर करिया है, एक नाम कलुआ रख दा, ऐसे लोग बोल देते हैं। हमको लोग खुद ही कह देते हैं हम काले हैं तो, है ना, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, लेकिन कोई नहीं समझता है हमको दिलवाला, ठीक है। लेकिन कौनो बात नहीं। आप लोग कभी सोचे ऐसा क्यों होता है, क्या मम्मी ने अपना आंख निकालकर बच्चे में डाल दिया, क्या पापा ने अपना नाक निकालकर बच्चे में डाल दिया, नहीं, मम्मी का आंख मम्मी के पास है, पापा का नाक पापा के पास है। तो फिर कैसे कहा जाता है कि माता पिता का गुण बच्चा में आ गया है, मम्मी की तरह आंख है, पिता की तरह नाक है। तो सवाल है, इसका जवाब होगा आनुवांशिकता। क्या होगा जवाब, जवाब होगा आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब है जो माता पिता को, माता पिता के गुणों को संतान में लाएगा, जो माता पिता के गुणों को संतान में लाएगा वो कौन है, डीएनए। डीएनए के अंदर माता पिता के गुण है और जब बच्चा बनता है ना तो माता पिता अपना डीएनए बच्चे में डाल देते हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि माता पिता का गुण बच्चे में दिखाई दे रहा है। ये सबको याद रखना है, ठीक है, ये सबको याद रखना है। तो डीएनए हमारा कंप्लीट हो चुका। कोई पूछेगा डीएनए क्या है तो क्या जवाब दोगे, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह माता पिता के गुणों को संतान में लाने का काम करता है। यह शरीर का ब्लूप्रिंट है जिसमें सभी आनुवांशिक जानकारी यानी माता पिता के गुण जिम्मेदार होते हैं, मतलब जानकारी पाई जाती है। अब एक शब्द है इसमें जेनेटिक, इस शब्द के बारे में भी जान लो। जेनेटिक, जेनेटिक्स जिसको आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी का मतलब होता है माता पिता के लक्षणों का संतान में आना। आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है। सबसे पहली चीज, कोई पूछे जेनेटिक्स क्या है, अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ जेनेटिक्स किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के लक्षणों का, इसको हटाओ, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लिखना, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता, आनुवांशिकता के बारे में, आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी। कोई पूछे आनुवांशिकी क्या है तो सिंपल सा जवाब होगा, जैसे बायो में जूलॉजी था, ज़ूलॉजी में क्या करते, जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में क्या करते, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। सेम उसी तरीके से याद रखना है, जेनेटिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आनुवांशिकता के बारे में। अब इसमें एक सवाल आपके अंदर आना चाहिए कि मैम जैसे आपने कहा कि बायो के फादर एरिस्टोटल यानी अरस्तु हैं, आपने कहा कि
बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के फादर थियोफेस्टस है। तो क्या मैम आप बता सकती हो जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो जेनेटिक्स के भी फादर हैं, जेनेटिक्स के भी फादर हैं, उनका नाम है मेंडल। क्या नाम है मेरे दोस्त? जेनेटिक्स के फादर का नाम यानी जनक का नाम, यानी जनक का नाम क्या है? मेंडल। पूरा नाम आएगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल लिखना। क्या लिखना? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ये इनका पूरा नाम है। अब एक सवाल तो हो गया, लेकिन जो तेज बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि मैम आनुवांशिकता क्या है? मैम ये आनुवांशिकता आपने लिखा कि हम आनुवांशिकी के अंदर आनुवांशिकता पढ़ते हैं, क्या आप बता सकती हो ये आनुवांशिकता क्या है? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में बच्चे देखो, आज पहले क्लास में ना पूरा चैप्टर तैयार कर देंगे, है ना। चैप्टर नंबर 5 में आपको आनुवांशिकता पढ़ना, लेकिन पहले ही बताएंगे, पहले ही आपको बता दे, आनुवांशिकता का मतलब होता है लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आना। ठीक है, लक्षणों का माता पिता से संतान में आना। लक्षणों का यहां पे लिखेंगे आनुवांशिक लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का संतान में आना, आनुवांशिक लक्षणों का संतान में आना, इसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता क्या है? तो मेरे दोस्त सिंपल सा जवाब है, आनुवांशिक लक्षणों का संतान में आना, इसी को आनुवांशिकता कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहा जाता है। अब एक सवाल इसमें और आ चुका कि मैम आनुवांशिक लक्षण क्या है? ठीक है, आनुवांशिक लक्षण किसे कहेंगे? तो ऐसा लक्षण जो माता पिता से संतान में जा रहा, उन लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाएगा, हम उसी को क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। तो ये भी आपका कंप्लीट। दूसरा क्या है? जीन। अब जीन क्या है? तो देखो, ये हमारा गुणसूत्र था, ये हमारा गुणसूत्र था जो आपका डीएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब देखो, हमारे शरीर में इतने लक्षण है। आंखों का रंग, जैसे मेरी आंखों का रंग काला है, किसी का आंख भूरा रंग का होगा, किसी का आंख नीला होगा। गाना भी बना है ना, लगा के लेंस नीला तबाह कैलू जीला। तो भैया आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया। आखिर ये सब कंट्रोल कौन करता है? आखिर इन लक्षणों को कंट्रोल कौन करता है? तो मेरे दोस्त जीन। ठीक है, गुणसूत्र पर क्या होता है? जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और ये जीन क्या करते हैं? तो मेरे दोस्त लक्षणों को, विशेष लक्षण को कंट्रोल करते हैं। विशेष लक्षणों का निर्धारण यानी कंट्रोल करने का काम करते हैं, निर्धारण करते हैं। विशेष लक्षणों का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, जीन का काम क्या है? विशेष लक्षणों को कंट्रोल करना। इसके बारे में और लिख सकते हैं। देखो, डीएनए हमारे कोशिका के अंदर डीएनए है, हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है। हर कोशिका के अंदर डीएनए जो है ना, लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। इतना लंबा डीएनए है, सारा काम का नहीं है। जैसे देखो, बाल कहाँ होता है? सर पर। बाल कहाँ पाया जाता है मेरे दोस्त? तो याद रखना, सर पर पाया जाता है। कहाँ पर? सर पर पाया जाता है। उसी तरीके से हमारा इतना लंबा डीएनए है, इस डीएनए का वो खंड, इस डीएनए का वो खंड जो क्या करेगा? विशेष लक्षण को कंट्रोल करेगा, हम उसे क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। सिंपल सा जवाब है। अगर आपसे कोई पूछे जीन क्या है, तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, डीएनए का वह खंड जो एक विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है, जीन कहलाता है। सिंपल सा जवाब। कोई आपसे पूछे जीन क्या है, तो लिखना डीएनए का वह खंड। ठीक है, इस पूरे डीएनए में वो टुकड़ा, मान लो इतना से इतना दूर तक का जो टुकड़ा है, वो आपके रंग को कंट्रोल करेगा। तो बस इसको ही जीन कहेंगे। इसको ही क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। तो डीएनए का वह खंड जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है, जो किसी विशेष लक्षण को कंट्रोल करता है, क्या कहलाएगा? जीन कहलाता है। जीन कहलाता है।
क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ये आपका हो गया तैयार, है ना। ये बच्चा आप लोगों का तैयार हो गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। चलो भैया आगे बढ़ो। नेक्स्ट है आपका गुणसूत्र, ये हमने करवा दिया। जीन जहां पाया जाता है हम उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र कहाँ होता है? तो कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचना। कोशिका के केंद्रक में, जब कोशिका है उसके केंद्रक में झांकोगे तो अंदर आपको धागे नुमा संरचना दिखाई देगा, इसी को गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र पर ही हमारा जीन पाया जाता है। और जीन क्या करता है? हमारे शरीर में लक्षण को कंट्रोल करता है ना। हमारे शरीर में लक्षण को कंट्रोल करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र। अगला हमारे पास आ चुका कोशिका चक्र। तो भैया कोशिका चक्र का मतलब, कोशिका विभाजन यहाँ पे कर लेते हैं, कोशिका चक्र तो आगे पढ़ाएंगे, यहां कर लो कोशिका विभाजन। तो एक कोशिका से दो कोशिका का बनना, इसी को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोई पूछे क्या है, तो एक कोशिका से दो कोशिका का बनना, इसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका चक्र। ठीक है, एक कोशिका के विभाजित होने की पूरी प्रक्रिया, कोशिका के बंटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका चक्र कहा जाता है। सिंपल सा जवाब है। ठीक है, सिंपल सा जवाब है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा समसूत्री विभाजन। अब देखो विभाजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम कोशिका को दो तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन से दो तरीका है? पहला, ये हमारे पास मान लो, ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझाएंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मान लो ये मम्मी है, ठीक है, मम्मी के पास 2 रुपया है, 2 रुपया है भैया। इनके पास दो बच्चे, एक का नाम कलुआ, एक का नाम मलुआ। ठीक है, अब आप लोग आ चुके हो निधि मैम के क्लास में, तो जो नए बच्चे हैं उनको बता दे, मेरे पसंदीदा पुरुष का नाम कलुआ है। ठीक है, ठीक है, मेरे पसंदीदा पुरुष का नाम कलुआ है। तो आप मेरे मुंह से बहुत बार कलुआ नाम सुनोगे, तो आपको बच्चा चिंता नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए। ठीक है, एक मम्मी है जिनके पास क्या है? 2 रुपए। कितने रुपए हैं मेरे दोस्त? 2 रुपया है। ये पहला चीज याद रखना है। अब देखो कलुआ मलुआ रो रहे, दोनों रो रहे, हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मेरे पास 2 रुपया है, तुम लोग भी 2 रुपया ले लो। ठीक है, इन दोनों को भी क्या किया? 2-2 रुपया दे दिया। इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसे कहते हैं सिंपल सा समसूत्री विभाजन। यानी जनक कोशिका के पास जितना गुणसूत्र था, संतान में भी उतना ही जाएगा। अगर जनक के पास 5 गुणसूत्र, तो उनके संतानों में भी 5 गुणसूत्र जाएगा। इसे कहेंगे समसूत्री, समान सूत्र। ठीक है, समान सूत्र का विभाजन। ठीक है, जितना मेरे अंदर उतना ही मेरे बच्चे में गया, इसे कहेंगे समसूत्री। अब दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चा, यही सेम एग्जांपल लेते हैं। मम्मी है, मम्मी के पास 2 रुपया है, इनके 2 बच्चे हैं कलुआ और मलुआ। इन्होंने क्या किया? 1-1 रुपए दिया। ठीक है, इन्होंने कहा मेरे पास 2 रुपया है, तुमको 1 रुपया देंगे, तुमको 1 रुपया देंगे, यानी आधा आधा। इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसको क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या कहलाएगा? अर्धसूत्री। यानी जनक कोशिका के पास जितना गुणसूत्र था, वो अपने संतान में आधा गुणसूत्र दिया, वो अपने संतान में आधा गुणसूत्र दिया। इसे कहा जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। इसे कहा जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। ये सभी को याद रखना है, ये सभी को याद रखना है। समसूत्री क्या है? वह विभाजन जिसमें एक कोशिका से 2 समान कोशिकाएं बनती हैं, और यह शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में। कहाँ होता है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है अर्धसूत्री। अभी जस्ट बताएं, वह विभाजन जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी। ठीक है, समसूत्री का मतलब जितना जनक कोशिका के अंदर गुणसूत्र होगा, संतान में भी उतना ही गुणसूत्र, तो उसे कहेंगे समसूत्री। और अर्धसूत्री का मतलब होता है जनक के पास जितने गुणसूत्र है, संतान में उसका आधा जाएगा, इसे कहेंगे हम क्या? अर्धसूत्री। ठीक है, समसूत्री विभाजन हमारी कायिक कोशिका में, हमारे शरीर में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होगा। यानी आपके जो युग्मक बनते हैं ना, नर के शरीर में शुक्राणु, मादा के शरीर में अंडाणु, उनको बनाने के लिए कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है मेरे दोस्त? अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है युग्मक।
अगला क्या है मेरे दोस्त, युग्मक। ठीक है, युग्मक क्या है, जो शरीर का, जो एक बच्चे का निर्माण करेगा। युग्मक होता है, युग्मक को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखो युग्मक का मतलब होता है जनन कोशिका। युग्मक का मतलब होता है जीवों के शरीर में बनने वाली जनन कोशिका, जो आगे चल करके एक नए जीव का निर्माण करेगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखिएगा, क्या बोला हमने, जनन कोशिका। जनन कोशिका का मतलब कि नर और मादा के शरीर में बनने वाली वो कोशिका जो आगे चल करके एक जीव का निर्माण करेंगे, हम उन्हें जनन कोशिका कहते हैं। नर के शरीर में जो जनन कोशिका बनता है उसे शुक्राणु कहा जाता है। मादा के शरीर में जो जनन कोशिका बनता है उसे अंडाणु कहा जाता है, उसे अंडाणु कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला आपके पास है जाइगोट। जाइगोट क्या है, तो सिंपल सा, ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक बन रहा। नर के शरीर में क्या बन रहा मेरे दोस्त, नर युग्मक, जिसको क्या कहते हैं, शुक्राणु। लड़के के शरीर में नर युग्मक यानी शुक्राणु बन रहा, मादा के शरीर में मादा युग्मक यानी अंडाणु बन रहा, यानी अंडाणु बन रहा। और यही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल करके क्या करेंगे, युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण यानी बच्चे की पहली कोशिका, बच्चे की पहली कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो बच्चे की पहली कोशिका बनती है। इसी को जाइगोट यानी युग्मनज कहा जाता है। और ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ये कैसा होता है मेरे दोस्त, याद रखना, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के बच्चे की पहली कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मनज कहते हैं, और यह द्विगुणित होगा। ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला है हमारा निषेचन। निषेचन का मतलब होता है मिलना। शादी का मतलब भैया क्या होता है, लड़का और लड़की का मिलना। सेम उसी तरीके से निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में मिलना। ठीक है, नर के शरीर में नर युग्मक बना, मादा के शरीर में मादा युग्मक बना, दोनों जब आपस में मिलते हैं, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, निषेचन कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है भ्रूण। अब देखो हमारा जो युग्मनज बना ना, नर और मादा युग्मक मिलकर के क्या किए, बच्चे की पहली कोशिका बनाए, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। लेकिन आप बताओ, क्या बच्चे में केवल एक कोशिका होता है? क्या आपके शरीर में केवल एक कोशिका नहीं, आपके शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं, आपके शरीर में अरबों की संख्या में कोशिकाएं। तो बच्चे में भी तो बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो जो ये युग्मनज बना है ना, ये जो युग्मनज बना है ना, नर और मादा युग्मक के मिलने से ये बार बार विभाजन करेगा। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 कोशिका, ऐसे अपने अंदर विभाजन करता जाएगा और करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना, युग्मनज में बार बार विभाजन से भ्रूण बनता है, जो आगे चल करके एक संतान में बदल जाएगा। ये भ्रूण आगे चल करके किस में बदल जाता है, संतान में बदल जाता है। तो नेक्स्ट बच्चा यही आपको याद रखना है, नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा, जिसे युग्मनज कहेंगे। युग्मनज बच्चे की पहली कोशिका होती है और ये इसमें बार बार विभाजन होगा, जिससे भ्रूण आगे चल करके क्या होगा, संतान में बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है एंजाइम। एंजाइम का मतलब क्या है, देखो ये शरीर के बायोकैटलिस्ट होते हैं। मतलब सिंपल सा, इसको भी एग्जांपल से समझाएंगे। निधि मैम अपने एग्जांपल के लिए बदनाम है। ठीक है, तो ऐसा खतरनाक एग्जांपल देंगे, समझ में आएगा। देखो एक रेस है, ये रेस का मैदान है और रेस में कलुआ दौड़ रहा है ना, कलुआ दौड़ रहा। अब कलुआ को जीतना है, कलुआ को क्या करना है, जीतना है। तो मेरे दोस्त देखो ये दौड़ रहा, लेकिन हमको डर लग रहा है कहीं ये हार ना जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे एगो करिया कुत्ता दौड़ा देंगे। हमारा कुत्ता पीला रंग का है, ठीक है, लेकिन इसको करिया ही समझना। कुत्ता लग रहा है ना, ये हमारा कुत्ता है। ठीक है, इसका नाम मान लो ये कलुआ,
इस कुत्ते का नाम है कालू। ठीक है, तो कलुआ दौड़ रहा है। उसके पीछे हमने क्या किया, एक कटहा कुत्ता, एकदम दौड़ाना वाला डरावना कुत्ता किसको लगा दिया, कालू को लगा दिया। अब जैसे कलुआ पीछे देखा, क्यों रे मोरी मैया, हमरे पीछे कटहा कुत्ता लगा दिए, वो और तेज दौड़ेगा और फटाफट रेस क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। बस यही एंजाइम है। ठीक है, इसमें देखो कालू रेस में भाग नहीं लिया, लेकिन इसने क्या किया, इसने इस पूरी प्रक्रिया को तेजी से करवा दिया। ये रेस में पार्टिसिपेट किया, नहीं किया। क्या रेस कालू जीता, नहीं जीता, लेकिन जीता कौन, कलुआ। जितवाया कौन, कालू। बस यही आपको याद रखना है ना, यही बच्चा आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है, बोलो यहां तक समझ में आया। हमने क्या बोला मेरे दोस्त, आपका सवाल है एंजाइम, तो ये शरीर के बायोकैटलिस्ट होते हैं जो शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं, यानी तेजी से करवा देते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उनको बढ़ाने का काम, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करेगा, एंजाइम करेगा। कौन करेगा, एंजाइम करेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया हार्मोन। हार्मोन क्या है, तो शरीर की ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक संदेश वाहक। शरीर की ग्रंथि, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है शरीर में पाए जाने वाली ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलेगा। ठीक है, हमारे शरीर में ग्रंथियां हैं, ग्रंथि दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम निकलेगा, और अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जिससे हार्मोन निकलेगा। तो पहला चीज, हार्मोन किससे निकलता है, तो सभी याद रखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से ये हार्मोन क्या है, तो यह रासायनिक संदेश वाहक है जो शरीर के विकास और कार्यों को कंट्रोल करता है। आपके शरीर में होने वाले सारे कामों को और आपके विकास को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, तो मेरे दोस्त याद रखना, कौन करेगा, हार्मोन। कौन करेगा, हार्मोन। ठीक है, एग्जाम में लिख कर आएगा कालू जीता रे नालायक। ये कौन है जी, मानसी शर्मा। ठीक है, मानसी शर्मा, अगर आप जैसे नालायक हुए तो पक्का ये लिख कर आ जाएंगे। नालायकी ये नहीं लिखना है, समझाने के लिए ना बोले हैं जी, हैं, समझाने वाला चीज समझना है, बाकी डेफिनेशन किताब वाला जो लिखना है वो हम लिख कर भी लेकर आए हैं। ठीक है, समझिए और फिर लिखना अपने शब्दों में, लेकिन कालू काला ये सब डिफिनेशन नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जामिनर तुमको भी मारेगा और हमको भी दौड़ा लेगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। ठीक है मेरी बहन, चलो अभी आगे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास उपापचय। अगला हमारा हेडिंग है उपापचय, शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, इसी को उपापचय कहते हैं। हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है, हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती है, रासायनिक क्रिया, खाना का पचना, पचने से ऊर्जा का बनना, इसी को उपापचय कहते हैं। उपापचय का मतलब क्या है, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, इनको क्या कहा जाता है, उपापचय। हम खाना खाते हैं, हम रोटी दाल चावल दबा के खाते हैं, है ना, हम रोटी दाल चावल दबा के खाते हैं। मान लो थाली है, थाली में अरे इरेज कहाँ हो गया जी। ठीक है, थाली में कटोरी में पनीर का सब्जी है, ठीक है, थरिया में चावल है एकदम दबा करके, रोटी भुजिया आलू ये सब पड़ा हुआ है, आपने इसको खा लिया, आपने इसको खाया, हमारा शरीर क्या करेगा, उस खाने को तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा, इतना तोड़ेगा कि इसके अंदर से सारे के सारे पोषक तत्व निकल जाए। ठीक है, खाने को तब तक तोड़ा जाता है जब तक इसके अंदर से पोषक तत्व मतलब प्रोटीन, पोषक तत्व मतलब प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट और मेरे दोस्त खनिज लवण और फैट्स, और मेरे दोस्त फैट्स। ठीक है, जब तक खाने के अंदर से ये सारी चीजें निकल ना जाए तब तक इसको तोड़ा जाता है, और इसी को कहते हैं पाचन। पाचन का मतलब ये है बच्चा, पाचन का मतलब होता है क्या, भोजन को तब तक तोड़ना जब तक उसके अंदर से पोषक तत्व निकल ना जाए।
फिर इन पोषक तत्वों से हम क्या करते, ऊर्जा प्राप्त करते, जिसकी वजह से हम इतना चप्पर चप्पर बोल पा रहे और तुम लोग मेरी कांटे जैसी आवाज को सुन पा रहे हो। इसके लिए एनर्जी चाहिए ना। अगर आप लोग खाना वाना नहीं खाए होगे और फिर तुम मेरा आवाज सुनोगे तो कहोगे हे भगवान, मैम कितना बोलती हैं, इनका आवाज कांटा की तरह कान में घुस जा रहा है, हमारे सर में दर्द हो रहा। तो बिना खाए पिए निधि मैम का आवाज सुनोगे तो ये सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो खा पी कर हमारा आवाज सुनिएगा। हमारा आवाज थोड़ा सा कांटा की तरह है, गंदा आवाज है, ठीक है। नेहा कक्कड़ नहीं ना है जी, निधि पांडे ना है, यही लिए हमारा आवाज थोड़ा सा जहरीला है सुरीला के जगह। तो आप लोग काम चला लीजिएगा। बाकी यहाँ तक में केहू को दिक्कत नहीं ना है। तो शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया जैसे खाना का पचना और ऊर्जा का बनना, इसी को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उपापचय कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है इवोल्यूशन यानी विकास। विकास का मतलब होता है समय के साथ होने वाला परिवर्तन, समय के साथ धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, इसी को क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। जैसे कहते हैं ना आज से, ठीक है, थोड़ी देर निधि मैम को वो समझो, दादी, दादी की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दादी बच्चा लोग, आज से कई साल पहले हम लोग आदि मानव थे, हमारा मुंह ऐसा था, हम लोग झुक कर चलते थे, लेकिन अब हम लोग कैसे हो चुके हैं, इस प्रकार के हो चुके हैं, है ना। अब हम लोग क्या है, सीधा चलते हैं। अब हम लोग बच्चा स्टाइल दिखा कर चलते हैं। अब हम लोग कपड़ा पहन कर चलते हैं। तो ये क्या है, क्रमिक विकास। इसे कहते हैं क्रमिक विकास, यानी शरीर में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, जो धीमी गति से होगा लेकिन लगातार होगा, जिससे एक नई जाति बन जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। विकास क्या है, तो विकास का मतलब होता है समय के साथ, ठीक है, समय के साथ होने वाला, समय के साथ होने वाला बदलाव, समय के साथ होने वाला बदलाव, ठीक है, समय के साथ होने वाला बदलाव या परिवर्तन, ठीक है, समय के साथ होने वाला बदलाव या परिवर्तन, परिवर्तन जो एक नई जाति का विकास कर देता है, परिवर्तन जो एक नई जाति का निर्माण कर देता है, नई जाति का निर्माण कर देता है, क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। याद रखना है, ठीक है। सभी लोग हंस रहे हैं, चलो बहुत अच्छा है, ठीक है मेरे दोस्त। इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहो, हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले है ना। मेरी क्लास बोरिंग नहीं रहेगी, आपको हंसाएंगे, खिलाएंगे, आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते और बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे, ठीक है, नई नई चीजें सीख लोगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पारिस्थितिकी, जो आपका एक चैप्टर है। पारिस्थितिकी में हम क्या करने वाले, सजीव, जितने भी जीवित जीव हैं उनका वातावरण के साथ क्या संबंध है। जैसे हमारा और आपका क्या रिश्ता है, हमारा और आपका क्या रिश्ता है, भाई बहन का। हम आपको दिल से भाई दिल से बहन माने। अगर मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा लिख भी रहा है ना, तो हम यही बोलेंगे तुम अपनी बहन के बारे में लिख रहे, और आप लिख सकते हो मेरे दोस्त, है ना। अगर आपको अपनी बहन को गाली देकर बहन के बारे में उल्टा सीधा लिखकर मजा आ रहा है तो ठीक है, आप लिखिए, लेकिन याद रखना हम यहाँ पर हमारे और आपका रिश्ता क्या है, भाई बहन का है। हम दोनों में भाई बहन का रिश्ता है। आपकी माँ मेरी माँ, आपके पिता मेरे पिता, हमने दिल से मान लिया, ठीक है, हमने दिल से मान लिया। अब आप लोग को मानना है नहीं मानना है आपके ऊपर है। सेम उसी तरीके से पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी का मतलब होता है किसी सजीव और वातावरण के बीच का संबंध, है ना। सजीव और वातावरण के बीच का संबंध क्या कहलाता है, तो मेरे दोस्त याद रखना, इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। ब्राह्मण छोड़ी मैम बहुत ही अच्छी क्लास है, ऑल पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थैंक यू सो मच छोरी, ठीक है, धन्यवाद मेरी बहन। अगर आपको पसंद आया थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट है हमारा रोगजनक। अगला हमारे पास क्या आ चुका, रोगजनक आ चुका। रोगजनक का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाला, ठीक है। रोगजनक का मतलब क्या होता है, अगर ये कोई आपके सामने बोले, कोई आपके सामने बोले रोगजनक, तो याद रखना रोग उत्पन्न करने वाला। रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी का मतलब होता है रोगों से लड़ने वाला, है ना। हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस गया, हमारे शरीर में कोई बच्चा
प्रोटोजोआ घुस गया, हमारे शरीर में कोई कृमि घुस गया, हमारे शरीर में कोई कवक घुस गया, तो उसको मारने वाले को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, रोगों से लड़ने वाला, रोग उत्पन्न करने वाला रोगजनक, और रोगों से लड़ने वाला, रोगों से लड़ने वाला क्या कहलाएगा? एंटीबॉडी। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाता है। कोई पूछे ना प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। क्लियर? अब हो गया ये आपका कंप्लीट। अब बढ़ते लाइक WBC, बहुत बढ़िया, प्रेरणा सक्सेना। बच्चा आपका नाम तो हमको याद हो गया। ठीक है, मेरे कुछ भाई बहन का नाम हमको याद आ गया। ठीक है, महक मिश्रा, बहुत जरूर सपोर्ट कीजिए प्लीज, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बच्चा हम आपके साथ है। महक, मेरी बहन को अगर मेरी जरूरत है तो हम आपके साथ खड़े, आप बिल्कुल मेरी क्लास कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आनुवांशिकी पढ़ा चुके, आनुवांशिकी पढ़ा चुके, विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या आपका होगा मेरे दोस्त? जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लक्षणों को एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जाने का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है। सिंपल सा, आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकता का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। क्या कहलाएगा? आनुवांशिकी कहलाएगा। अब आपका एक चैप्टर आएगा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। सिंपल सा, जैव का मतलब होता है जीव, प्रो का मतलब होता है बच्चा तकनीक, और औद्योगिक का मतलब होता है ढेर सारा। किसी जीव का इस्तेमाल करके, किसी जीव का इस्तेमाल करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने की तकनीक को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। कोई आपसे पूछे ना जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर, किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर औद्योगिक मात्रा में, किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग कर औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने की तकनीक, उत्पाद प्राप्त करने की तकनीक, प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगला आ गया प्रकाश संश्लेषण, 11th में पढ़े हो। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, है ना मैम, हम प्रतिभा बैच छोड़कर आपके पास पढ़ने आए हैं। थैंक यू सरदार। ठीक है मेरे दोस्त, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें हम प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और कौन करता है? पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी भी कहा जाता है। और उनमें क्या होता है? ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद ही बनाएंगे, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हमारा ये कंप्लीट हो चुका। बताओ किसी को कोई दिक्कत? कि जितने भी लोग देख रहे हैं अभी तक में पूरे बायो, पूरे के पूरे 16, आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं ना, 13 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो सारा कराए। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी जल्दी एक बार यस मैम, नो मैम। कोई दिक्कत होगा ना अपनी बहन से 10 बार पूछना, 10 बार बताएंगे, है ना। अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट है फटाफट पूछो, एक बार और समझा देंगे। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है ना? तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं फुल फॉर्म पर। अब हम क्या करने वाले हैं? पूरे बायो के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म को करने वाले हैं। तो एक जगह नोट करते चलना, याद करते चलना। ठीक है, निकल घर लेके जाओ ना, खाना वाना खिलाओ, चाय वाय पिलाओ। ठीक है,
तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। याद रखना, डीएनए का पूरा नाम क्या होगा? हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जो बिगाड़ता है, तो मेरी वही दोस्त आई है जो हमको जिंदगी में बिगाड़ी है, इसके वजह से हम बिगड़े हैं। ठीक है, हम सबकी पूरी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है जो हम लोगों को गलत चीजें सिखाता है, जो हम लोगों को बिगाड़ देता है। तो मेरे पास भी एक ऐसी दोस्त है जो हमको बिगाड़ी है, ठीक है, जो हमको चंट बना दी। आप लोग कहते हो ना मैम इतना तेज लड़ाकी नोच चपड़ चपड़ करती हूँ, तो ऐसा बनाने वाली मेरी एक सहेली है जो अभी यहीं पर है, तो इसी की वजह से हम इतने चंट बन पाए हैं। लास्ट में मिलवाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम याद रखना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। दूसरा फुल फॉर्म आरएनए। नोट करते चलो मेरे दोस्त, आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला एटीपी। एटीपी जिसको ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, एटीपी जिसे ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, याद रखना इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम, एटीपी का पूरा नाम क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सभी को याद रखना है। एड्स, अब अगला आ चुका है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है ए फॉर अक्वायर्ड, A for acquired, I for immuno, D for deficiency और S for syndrome। ठीक है, ये सभी को फुल फॉर्म याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीवीआईपी है ना, ये एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। किसका नाम है? एड्स का पूरा नाम है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास आ चुका, कहा गया? अक्वायर्ड। ठीक है, अगला आपका फुल फॉर्म है एचआईवी। एड्स जिसके वजह से होता है, एड्स बच्चा एक रोग है। एड्स क्या होता है मेरे दोस्त? एड्स आपका एक रोग है जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ठीक है, इस एड्स उत्पन्न करने, एड्स जो होता है ना वो एक वायरस के वजह से होता है। उस वायरस का नाम एचआईवी है। उस वायरस का नाम क्या होगा? एचआईवी होगा। एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी का पूरा नाम क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एच फॉर ह्यूमन, आई फॉर इम्यूनो, ठीक है, डी फॉर डेफिशिएंसी, इसमें डी है नहीं। ठीक है, एचआईवी में याद रखना ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरस यह एक प्रकार का वायरस है जो एड्स रोग उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है? एड्स, AIDS। ये सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चा आईवीएफ। आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कोई पूछे आईवीएफ क्या है? आईवीएफ का मतलब होता है जब शरीर के बाहर नर और मादा युग्मक को मिलाया जाए। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है निषेचन। और निषेचन का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट बताया, बताओ जल्दी से। तो निषेचन का मतलब क्या होगा? नर और मादा युग्मक का मिलना। ठीक है, नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। जब नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं, तो इसे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगला होता है जिफ्ट। जिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जिफ्ट का पूरा नाम याद रखना है, ये सब चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। आज केवल फुल फॉर्म बता देते हैं। ठीक है, Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन। पहले ही क्लास में एक पूरा आपको फुल फॉर्म करवा दे रहे, कॉपी में नोट कर लो, एग्जाम वाले दिन पढ़कर जाना है ना। आज का एक क्लास आपको 20 नंबर तैयार करवा रहा, तो इसको कॉपी में नोट किए रहना, इनसे ही आगे चलकर क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, जिफ्ट पर 3 नंबर का सवाल आ जाता है। ठीक है, तो जिफ्ट का पूरा नाम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला है गिफ्ट। गिफ्ट करते हो ना किसी को, किसी का बर्थडे आता है तो गिफ्ट दिया जाता है। मन नहीं करता है देने का, मन करता है गिफ्ट खुद ही रख ले, लेकिन देना पड़ता है। ठीक है, एक चम्मच केक खाने के लिए गिफ्ट देकर आना पड़ता है। तो याद रखना गिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन। ये सब चीज डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे। फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसी को गिफ्ट कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है बच्चा? गिफ्ट कहा जाता है। गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसे क्या कहेंगे, गिफ्ट कहेंगे। अगला आ चुका ART, ठीक है। नेक्स्ट आ चुका मैम पानी पी लो गला खराब हो जाएगा, नहीं होगा दिव्यांश शर्मा, अगर आप लोग साथ हो ना तो मेरे हर दर्द का दवाई आप लोगों, है ना, तुम लोगों को देखकर हमको एनर्जी मिल रहा है, गला खराब ही नहीं हो सकता। ART का पूरा नाम होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मेरे साथ बोलो, ART का पूरा नाम, A फॉर असिस्टेड, A फॉर असिस्टेड, R फॉर रिप्रोडक्टिव और T फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया लिख कर मत आना, टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ART का पूरा नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बच्चा आपके सामने आ चुका STD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध, बिना कॉन्डम के सेक्स करने से होने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं, STD कहते हैं। यानी जो लोग यौन संबंध बनाते हैं, तो यौन संबंध बनाने से एक शरीर से दूसरे शरीर में जो रोग जाएगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को बच्चा STD कहा जाता है। S फॉर सेक्सुअली, S फॉर सेक्सुअली, T फॉर ट्रांसमिटेड और D फॉर डिसीज। हिंदी में यौन संचारित रोग लिख सकते हो, हिंदी में क्या लिख सकते हो, यौन संचारित रोग लिख सकते हो। ये हो गया आपका कंप्लीट। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है MTP। MTP का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। जब कोई आप लोग बहुत सारा देखे होगे ना, पिक्चर में आता है ना कि अबॉर्शन करवा लो, ठीक है, पेट में पल रहे बच्चे को खत्म कर दो, बस इसी को MTP कहते हैं। MTP का मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले ही बच्चे को गर्भ में मार देना, ठीक है, बच्चे के पैदा होने से पहले ही बच्चे को गर्भ में मार देना, इसी को कहा जाता है MTP। MTP का पूरा नाम M फॉर मेडिकल, T फॉर टर्मिनेशन, O फॉर, ठीक है, ओ नहीं है, ऑफ प्रेगनेंसी, P फॉर प्रेगनेंसी, ये सभी को याद रखना है। एक और याद रखना, RCH चैप्टर 4 का है। RCH का पूरा नाम होता है रेप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है, ये RCH का पूरा नाम है। एक जगह पर नोट जरूर कर लीजिएगा सारे लोग, आज का क्लास जो छोड़ेगा ना देख लेना, है ना, कोई अगर आपको पहल का दिन ये सब पढ़ा दे तो बताना, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगला है GMO का मतलब होता है किसी जानवर में क्या करना, किसी जानवर में कोई दूसरा जीन डाल देना, ठीक है, किसी जानवर में किसी दूसरे का जीन डाल देना या उसके जीन को निकाल देना, बस याद रखना, है ना, उसी को कहते हैं GMO। G फॉर जेनेटिकली, ठीक है, M फॉर मोडिफाइड, किसी के जीन में बदलाव करना, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, हिंदी में कहते हैं आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, हिंदी में लिखेंगे आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, ये आपका क्या है, GMO का पूरा नाम। अच्छा, आप लोग कभी साइबर गए हो? साइबर में क्या होता है, आपको किसी चीज का 2 कॉपी करवाना है, किसी चीज का क्या करना है ना, या किसी भी चीज का 2 कॉपी आपको कराना है, तो 2 कॉपी करवाने के लिए क्या करते हो, साइबर में जाते हो, अपना कागज दोगे, वो आपको थरथरा के क्या करेगा, ढेर सारा कॉपी निकाल कर दे देगा, बस आपको यही श्रद्धा प्रजापति, बच्चा ये पढ़ना है ना, चैप्टर 4 में आना है ना, परिश्रम बैच में हम चैप्टर 4 में पढ़ाएंगे, आप आ जाइएगा, वहां पे समझा देंगे, ठीक है। अभी हमारा बेसिक क्लास चल रहा है, बेसिक में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। PCR का मतलब सेम वही है, जैसे प्रिंटर में किसी चीज को डालने पर उसकी ढेर सारी कॉपी मिल जाती है, उसी तरीके से PCR एक मशीन है जो बच्चा DNA का कॉपी कर देगा। आप उसको DNA का कोई टुकड़ा दे दोगे ना, वो क्या करेगा, एकदम कम समय में लाखों कॉपी बनाकर तैयार कर देगा। क्या करेगा, कम समय में लाखों कॉपी बनाकर तैयार कर देगा। इस मशीन को कहते हैं PCR। P फॉर पॉलीमरेज, ठीक है, C फॉर चेन, R फॉर रिएक्शन, यानी पूरा नाम होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR का पूरा नाम क्या होगा,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये सभी को याद रखना है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है। यहां पर हो गया आपका ये कंप्लीट, ठीक है, यहां पर बच्चा ये आपका कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला क्या है, बीटी। बीटी बच्चा एक बैक्टीरिया का नाम है। जैसे आप लोग किशन सर को केपी लिखते हो, केपी मतलब किशन पांडे, आप लोग बोल देते हो ना केपी सर, केपी सर। हम कई सारा कमेंट देखे जहां पर केपी सर लिखा था, हम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए, ये नया सर जी कौन जी है जिनसे हम नहीं मिले, ये कौन है जिसे हम नहीं जानते। बाद में पता चला कि केपी का मतलब है किशन पांडे सर। उसी तरीके से बीटी, बीटी बच्चा एक बैक्टीरिया का नाम है। ये भी बहुत ना एटीट्यूड वाला बैक्टीरिया, ये कहता मेरा पूरा नाम मत लो, शॉर्ट नाम लो। शॉर्ट नाम क्या है, बीटी। पूरा नाम क्या होगा, तो बी फॉर बैसिलस, बी फॉर बैसिलस, और टी फॉर थ्यूरिन जेनेसिस, थ्यूरिन जिएंसिस, जिएंसिस, ये आपको याद रखना है। ये बीटी बैक्टीरिया का पूरा नाम है, ठीक है। एक और हमारा है एलिसा। एलिसा कोई बैक्टीरिया नहीं है, जांच है। आपको कोई बीमारी होता है तो आप खून का जांच करवाते हैं, जिसको सीबीसी कहते हैं, खून का जांच करवाना। उसी तरीके से आपको हमने कहा हमारे शरीर में एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है जिसको एड्स कहते हैं। एड्स का पूरा नाम अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इस रोग का जांच करना, इस रोग को जिस तकनीक के द्वारा जांच करते हैं, जिस टेस्ट के द्वारा जांच करते हैं, उसे एलिसा कहते हैं। एलिसा क्या है, एलिसा एड्स बीमारी को जांच करने वाला टेस्ट होता है। एलिसा का पूरा नाम ई फॉर एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, ठीक है, आई फॉर इम्यूनो, आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेंट, सॉर्बेंट, और ए फॉर एसे, ए फॉर एसे, ठीक है। ये सभी को याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। एलिसा का पूरा नाम क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। बोलो क्लियर है, ठीक है, जल्दी बताइए एलिसा का पूरा नाम क्या होगा। एलिसा का पूरा नाम क्या होगा, एंजाइम लिंक्ड, कौन है ये, मानसी शर्मा बेटी। अब ना इस बार तुमको ब्लॉक कर देंगे, ताकती रह जाओगी। कोई कमेंट ना हम पढ़ पाएंगे ना जो दूसरे सर का नाम लिखो ना वो पढ़ पाएंगे। भैया आपको कोई पसंद है, बहुत अच्छी बात है ना। हमको जो पसंद करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे टीचर का बुराई करता है। याद रखना, संस्कार, अगर घर में संस्कार मिला है तो याद रखना अपने से बड़ा हमारे लिए बड़ा होता है ना। अगर आप उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो खराब भी नहीं बोलना होता है। क्लियर, जितने भी बच्चे हैं देखो, अगर आपको हम पसंद है तो कभी हम आपको नहीं बोलेंगे आप किसी टीचर की बुराई करो, क्योंकि यहाँ पर टीचर से ज्यादा माता पिता इंपॉर्टेंट है, और माता पिता का संस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी के भी माता पिता कभी नहीं सिखाएंगे कि आप जा करके दूसरे की बुराई करो, दूसरे के लिए गालियां लिखो, दूसरे के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करो। तो हम अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं, आपको अपने माता पिता तो पसंद है ना, तो कम से कम उनके बारे में सोचो कि कोई क्या बोलेगा कि इसके माता पिता यही सिखाए हैं, यही सब बोलती है, ठीक है। तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे बारे में गलत बोलना है बोलो, लेकिन अपने माता पिता के संस्कारों पर उंगली मत उठवाओ, है ना। माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, उनके बारे में सोचिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। नहीं पसंद है छोड़ दो मेरी क्लासेस, मेरे दोस्त, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन माता पिता के संस्कारों पर उंगली मत उठने दो, है ना, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगला बच्चा, 16 अभी तक में हमने फुल फॉर्म करवा दिए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। 17वां फुल फॉर्म है एमआरआई। एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। कहोगे मैम ये बेसिक कैसे है। आप लोग अगर घर में भगवान ना करे किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी को कोई रोग हो जाए, तो डॉक्टर लिखता है एमआरआई जांच करवा के आओ। अब आपसे पापा पूछ लिए कि ए बिटिया एमआरआई क्या है, या ए बेटा एमआरआई का पूरा नाम क्या है, तो आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है मेरे दोस्त, मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस, और आई फॉर इमेजिंग, आई फॉर इमेजिंग, ठीक है। ये सभी को याद रखना है ना। एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस, और ई फॉर इमेजिंग, ये पूरा नाम होता है किस चीज का, एमआरआई का। तो अब पापा को बता देना कि एमआरआई का पूरा नाम क्या होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका है ईसीजी। ये भी एक जांच है, ठीक है, जिसमें हम दिल के धड़कन का जांच करते हैं कि आपका दिल, कभी मशीन में देखे होगे ना, मशीन में ऐसा हो जाता है, इसका मतलब सीधा हो गया, इसका मतलब इंसान ऊपर
चला गया, है ना। तो जब प्यार में पड़ोगे ना तो हार्ट बीट कभी तेज होगा, कभी कम होगा, और कभी एक समय पर सीधा हो जाता है। इसीलिए प्यार के चक्कर से दूर रहिए, है ना। प्यार मोहब्बत सब धोखा है। निधि मैम से बायो पढ़ लो, अभी भी मौका है। और ईसीजी का पूरा नाम होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो और जी फॉर ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ईसीजी का पूरा नाम है, ठीक है। लास्ट के दो बचे हैं, आईयूसीएन और बीओडी। आईयूसीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। आपकी किताब में देगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, लेकिन आप निधि मैम के स्टूडेंट हो, 2021 और 22 का पेपर उठाना, ठीक है। उस पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन का पूरा नाम इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, ओ, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपका आईयूसीएन का पूरा नाम होता है। सभी बच्चों को याद होना चाहिए। अब ये याद हो गया तो 2021-22 का पेपर का एक क्वेश्चन आप लोग कर लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको हम सारा चीज करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा बीओडी। बीओडी का मतलब होता है पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है। पानी के अंदर ऑक्सीजन कितना है, इसी को बीओडी कहते हैं। बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है? बीओडी का पूरा नाम होता है। ये क्या होता है? बीओडी का पूरा नाम होता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है ना। बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बताओ क्लियर है? अभी तक में जितना पढ़ा है क्या सबको समझ में आ गया? एक बार यस मैम लिखकर बताओ, जल्दी जल्दी। यस मैम क्लियर है, ठीक है। सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दो दबा करके, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका। अब अगर आप लोग जब एप्लीकेशन पर आएंगे, ठीक है, अब ये भैया पहला क्लास था, ठीक है। पहले क्लास में हमने क्या किया? इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, ये दोनों कंप्लीट कर दिया। अब हमारा दो चीज बचा है, एक इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर, ठीक है। पूरे बायो में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और ईयर है वो बचा है, और एक हमारा बचा है, आज दिखा देते हैं तुम लोगों को सब कुछ, ठीक है। एक है हमारा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम और उनके खोजों का नाम। ये दो चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशन पर, यानी परिश्रम बैच में, ठीक है। सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा बेटा, है ऐसा थोड़े ना होगा, आपको तो आना पड़ेगा हमारे क्लास में, ठीक है। तो अब आपको बता दे, क्या बता दे मेरे दोस्त, इसके आगे का इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर, ये बचा है हमारा, और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट और उनके खोज। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ये सारे बता रहे नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे चल करके नीट का एग्जाम देने वाले हो, बच्चा गलती से भी मत छोड़ना, है ना। देखो
आपको अगर नीट की तैयारी करना है, दो लोग अच्छे से करवा सकते हैं। एक वो लोग जो खुद नीट क्लियर करके बैठे और एक वो लोग जो नीट नहीं निकाल पाए। तो बच्चा हम ना दूसरे वाले हैं, हम बहुत मेहनत की लेकिन नीट नहीं निकाल पाए कुछ गलतियों की वजह से। वो गलती हम आपको नहीं करने देंगे। मेरी गलती थी, हमने अपना बेसिक स्ट्रांग नहीं किया। हम नीट की तैयारी करने उतर तो गए लेकिन हमको बेसिक नहीं मिला। हमको कोई हिंदी वाला टीचर नहीं मिला जो हिंदी में पढ़ा सके, और अंग्रेजी हमको समझ में नहीं आता है। तो वो गलती हम आपके साथ नहीं होने देंगे। हम एक एक चीज को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। और पहली चीज तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाले, दूसरा आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे कि आप ऐसे पढ़ लो। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो 12th का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, आपको बेसिक्स में ये सारी चीजें पहले से पता होना चाहिए। फिर आप पूरा बायो 12th का बायो आसानी से पढ़ लोगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज, ये हम लोग परिश्रम बैच में पढ़ेंगे। कहां पर? परिश्रम बैच के अंदर पढ़ेंगे। तो जो लोग भी अभी तक परिश्रम बैच नहीं लिए हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको निधि मैम से पढ़ना है, हम ठीक ठाक पढ़ाते हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोग परिश्रम बैच में आ सकते हो। अगर कोई कमी लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताना। याद रखना, यहाँ पर कोई टीचर पढ़ाने नहीं आए हैं। आपके परिश्रम बैच में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे, लेकिन परिश्रम बैच में आपकी बहन भी आ गई है ना। तो ये सोचकर आपको पढ़ना है कि यहाँ पर आपकी बहन है। जो भी दिक्कत हो, जो भी आपको लगे कि निधि मैम दीदू ये सही कर दो, बायो में ये करवा दो, वो करवा दो, हम तैयार है। ठीक है, हम आपको बायो पढ़ाएंगे। तो किस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं? पहली चीज, आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो पीडीएफ से पढ़ाते, पूरा पीडीएफ बना कर आएंगे, छपवा के चले जाएंगे। आप मेरा ये पीडीएफ लेना और देखना कितना हम लिख कर पढ़ाए है ना। हम ज्यादातर बच्चा लिख कर पढ़ाते हैं, हमें लिख कर पढ़ाने का आदत है, लिख कर पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरा खुद का चैनल निधि मैम साइंस है और उसका पीडीएफ हम खुद बनाते हैं। तो मेरे पास कोई पीडीएफ बनाने वाला नहीं है, तो हमको आदत है लिखने का, तो हम लिख लिख कर पढ़ाएंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है बच्चा? एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम ऐसा कि गधा बच्चा भी होगा ना उसको समझ में आ जाएगा। तीसरा चीज बच्चा, बेसिक से तो पढ़ाएंगे। तीसरी चीज आपको याद रखना है, जो बायो में आपको हम कुछ ज्यादा देंगे कि लास्ट में हर टॉपिक को लास्ट में पढ़ाने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। एक दिन में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ताकि आपको वहीं पर देख ले कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन जो होगा ना, उसमें नीट लेवल के क्वेश्चन भी डाले रहेंगे और बोर्ड लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। ठीक है, लक्ष्मी देवी मैम, एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। बच्चा क्लास नहीं की हो लक्ष्मी, चलो फिर भी बताते। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। मैम आपके जैसे बनना है। दिव्यांश शर्मा, आप हमसे भी बहुत आगे जाओगे, हम आपके साथ है। कोई दिक्कत होगा आप हमको बताना। मेरा यही सपना है कि हर यूपी से, बिहार से लाखों निधि तैयार कर सके, हर बच्चे को पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म मिले जो अपने घर की माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सके, है ना। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना, हम यहाँ तक पहुंचे, आपको अपने साथ यहाँ खड़ा करेंगे, वादा रहा। ठीक है, वादा रहा मेरे दोस्त। बस अपना भरोसा हम पे बनाए रखना। ठीक है, आप अपना भरोसा बनाए रखो, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बायो में हम आपको लिखकर पढ़ाएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें नीट और बोर्ड एग्जाम, बोर्ड दोनों के लेवल के एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू होंगे। ये सभी को याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो नोट्स मिलेगा ना, ठीक है, बाकी टीचर्स केवल आपको बोर्ड का नोट्स देंगे, हम खुद का लिखा हुआ नोट्स देंगे। हम हर चैप्टर का वन शॉट का नोट बना चुके हैं, वो आपको दे देंगे, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए कॉपी तैयार कर सको, स्कूल में दिक्कत ना हो। तो बच्चा, आपको मेरा दो नोट मिलेगा, एक तो बोर्ड नोट्स जो हम बोर्ड पर पढ़ाने वाले हैं, दूसरा हर चैप्टर खत्म होने के बाद मेरा खुद से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ठीक है, हैंड रिटन जो हम फ्री में अपनी निधि मैम साइंस चैनल के बच्चों को देते हैं, बट अब आप लोग भी मेरे भाई बहन हो, तो आप लोगों तक भी ये फ्री में पहुंचेगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ये आपको याद रखना है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है। तो ये हमारा बायो का है कि हम आपको तैयारी कैसे कराने वाले हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी का साथ मांग रहे हैं ना, मेरा हाथ आपके सामने है। क्या आप अपनी बहन का साथ दोगे? क्या आप अपनी बहन पर भरोसा करोगे? क्या आप अपनी बहन के साथ खड़े हो? हमको एक बार कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, क्या आप लोग ये पूरे परिश्रम बैच के सफर में मेरा साथ देने को तैयार हो? क्या आप मेरे साथ खड़े होने को तैयार हो? क्या आप मेरे पर भरोसा करने को तैयार हो? अगर हाँ, तो हम और
मेहनत करेंगे, आप लोगों तक बेस्ट कंटेंट पहुंचाएंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, हर कमी को दूर करेंगे ताकि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचा सके और आपको बायो में 90+ मार्क्स पहुंचा दिला सके। तो क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग मेरी ताकत हो, आपके कमेंट्स मेरे ताकत हैं। तो हर एक बच्चे का हम कमेंट अपने चैनल पर भी पढ़ते हैं और इस चैनल पर भी हम एक एक बच्चे का कमेंट भी पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना आज का क्लास कैसा लगा। क्या आप मेरे साथ 90+ का सपना पूरा कर सकते हो? क्या हमें अपनी किसी भी कमी को दूर करना है, ये भी बताना। और क्लासेस कैसा लगा ये तो जरूर बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, मजा आया? ठीक है, अच्छा लगा? ये सारी चीजें कमेंट में आप लोग बताओगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना जहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट को करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट क्लास हमारा एप्लीकेशन यानी परिश्रम बैच में होगा, वहां हम आप सभी का इंतजार करेंगे। ठीक है, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, सभी के माता पिता जो हमको देख रहे, सुन रहे, या अगर नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे, तो आप लोग प्लीज उन तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि उनकी बेटी यहाँ से उनको प्रणाम कर रही है, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, है ना। उनकी एक बेटी यहाँ पर खड़ी है जो बहुत मेहनत कर रही है अपने छोटे भाई बहन के लिए, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। मचा के आओ मेरे रसगुल्लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।